हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों डेली जीके जीएस की टेस्ट नंबर 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों यह टेस्ट आपके रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और दोस्तों एसएससी एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो यह उस परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस से संबंधित टेस्ट होने वाला है। दोस्तों इस टेस्ट में आपको कितने नंबर मिलते हैं ये आप हमको कमेंट बॉक्स में टेस्ट के अंत में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक दोस्तों निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है। कैसा विषय है? एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को डॉट डॉट द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। पाणिनि है, पतंजलि है, भास है या दोस्तों भरत मुनि है। यदि दोस्तों आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों यहां बात की जाए, यदि बात की जाए दोस्तों यहां पर महर्षि पाणिनि की, तो महर्षि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इन्होंने दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा था बताइए? इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था। यह दोस्तों परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था, इस बात को याद रखिएगा। ये दोस्तों कैसा ग्रंथ है? यह संस्कृत ग्रंथ है। कैसा है? संस्कृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है दोस्तों? यह एक व्याकरण ग्रंथ है संस्कृत भाषा का। वहीं बात की जाए दोस्तों महर्षि पतंजलि की, तो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था इन्होंने? महाभाष्य की इन्होंने रचना की थी। वहीं नाट्य शास्त्र की बात की जाए तो नाट्य शास्त्र लिखने वाले भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? किसानों के बच्चों को सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर दोस्तों खाद्यान्नों की खेती के लिए किसानों को नगद के रूप में आर्थिक सहायता देनी चाहिए? दोस्तों ध्यान रखिएगा, नगद कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा नकद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नकद लिखा जाता है। खेतीहर मजदूरों को सीधे सरकार द्वारा मजदूरी प्रदान की जानी चाहिए, या दोस्तों सरकार ने बीज और अन्य निविष्टियां आर्थिक बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान किया जाना चाहिए? बताइए दोस्तों किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों सरकार को क्या करना चाहिए? जो दोस्तों बीज और अन्य जो चीजें बाजार में उपलब्ध हैं उनको बाजारी कीमतों से क्या करना चाहिए दोस्तों? बाजारी कीमतों की तुलना में कम कीमतों में प्रोवाइड कराना चाहिए, यानी सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए सरकार को, जिससे कि जो किसान भाई लोग हैं हमारे, जो दोस्तों इस देश की आन बान शान है यानी मजबूत स्तंभ हैं, उनको दोस्तों बीज क्या हो सके? सस्ते दाम में उपलब्ध हो सके और दोस्तों जिससे उन बीजों का इस्तेमाल करके किसान अच्छा उपज कर सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है? किससे बनता है? महासागरों से बनता है। 7%, 57%, 97% या 37%? बताइए। कुल मिला के पूछा है दोस्तों पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो दोस्तों महासागरों से कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी का बनता है बताइए? तो दोस्तों 97%। कितना? 97% महासागरीय जल से, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों यह आंसर बिल्कुल सही है? बताइए, इस पर चर्चा करिए दोस्तों। बताइए क्या यह आंसर सही है? 97%। बताइए दोस्तों क्या यह आंसर बिल्कुल सही है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो दोस्तों बिल्कुल
पृथ्वी के कुल पानी का दोस्तों लगभग यानी कुल महासागरों का लगभग 97% हिस्सा महासागरों में है। पूछा क्या है ये बात तो देख लीजिए, पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 97% जल जो है महासागरों में है पृथ्वी का। मात्र 3% जल है जो मानव यूज करता है, उपयोग में लाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं महासागरों का जल क्या है, खारा है। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बताइए। मानवीय और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किसकी दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। रामकृष्ण जो मिशन था इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 मई 1897 को की गई थी। कब की गई थी, 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी थे। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष में शुरू की थी, 1849 में, 1861 में, 1870 में, 1853 में, बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत किसने की थी, तो डलहौजी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, डलहौजी ने की थी। और इसकी शुरुआत इसने कब की थी, 1853 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1853 ईस्वी में की गई थी। जो पहली रेल है दोस्तों वह मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। कहां से दोस्तों, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ऑप्शन डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, माफ करिएगा 6, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 292 में, 370 में, 280 में या 375 में, बताइए। तो दोस्तों जो वित्त आयोग है इसके बारे में जो जानकारी दी गई है अनुच्छेद 280 में दी गई है। किस में दी गई है, अनुच्छेद 280 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिन पर वे बने हुए हैं, यानी दोस्तों मिलान करना है। दोस्तों हीराकुंड बांध, इसकी यदि बात की जाए तो दोस्तों हीराकुंड बांध कहां बना है, महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध कहां बना है, महानदी पर बना है। वहीं बात की जाए दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की, तो यह दोस्तों कहां बना है, कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कहां बना है, कृष्णा नदी पर बना है। वहीं सरदार सरोवर बांध की बात की जाए तो यह कहां बना है, नर्मदा नदी पर बना है। कहां बना है, नर्मदा नदी पर बना है। वहीं बात की जाए टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर बना है। कहां बना है, भागीरथी नदी पर बना है। वहीं महाराणा प्रताप सागर बांध की बात की जाए तो दोस्तों यह चंबल नदी पर है। कहां बना है, चंबल नदी पर है। तो दोस्तों पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पांचवा और पांचवें का पहला, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। पहले का चौथा कहां दिया गया है, पहले का चौथा 2 में दिया गया है, यानी इन दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब बात की जाए दूसरे का कौन सा, दूसरे का तीसरा इन दोनों में ही दिया गया है। तीसरे का दूसरा भी इन दोनों में है। चौथे का पांचवा दोस्तों केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की कृषि सांख्यिकी एक झलक 2022 के अनुसार किस राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बाजरे का जो सर्वाधिक उत्पादन कहां हुआ था, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हुआ था। कहां हुआ था, राजस्थान में हुआ था। इस बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, केलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से, ओडिसी से, कथक से या मणिपुरी से, बताइए।
जो केलुचरण महापात्र हैं, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा दोस्तों? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है? ओडिसी ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। वहीं कथक की बात की जाए तो यह दोस्तों उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत या दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी की बात की जाए तो यह दोस्तों मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। केलुचरण महापात्र जी की बात की जाए तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। किससे है दोस्तों? ओडिसी नृत्य से है। इस बात को आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के रूप में जाना जाता है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, सुभा मुद्गल या दोस्तों गिरिजा देवी? बताइए कौन है वो जिनको दोस्तों गीतों की रानी के नाम से जाना जाता है और इनको दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है और इनका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम है इनका दोस्तों? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी इनका नाम है। यह ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रसिद्ध डॉट डॉट नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। सत्रिया नृत्य के लिए, ओडिसी के लिए, मणिपुरी के लिए या कथक के लिए? बताइए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी कभी कभी पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है लेकिन पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सीपीओ का क्वेश्चन है और इसी साल 2024 में जो सीपीओ परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी, किसकी तो रानी? कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया। किसके लिए किया गया? तो जाहिर सी बात है कथक के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? कथक के लिए किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया की बात की जाए दोस्तों, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और कहाँ का है दोस्तों? असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके दोस्तों रचयिता कौन थे? शंकर देव जी थे। कौन थे दोस्तों? शंकर देव साहब इसके क्या थे? रचयिता थे या इस नृत्य के क्या थे दोस्तों? जन्म देने वाले इस नृत्य को कौन थे? शंकर देव जी थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा था? अशोक के बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे। दोस्तों जो अशोक था ये दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद इसने धम्म चक्र की नीति को अपनाया था और उसी धम्म चक्र के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र दोस्तों महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसने कहां भेजा? बताइए। श्रीलंका में भेजा, म्यांमार में भेजा, अफगानिस्तान में भेजा या चीन में भेजा? बताइए दोस्तों। वर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है। क्या है दोस्तों? म्यांमार को ही वर्मा के नाम से जाना जाता था और दोस्तों इसने श्रीलंका में अपने पुत्र को और पुत्री को भेजा था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, महात्मा गांधी या वी.आर. अंबेडकर? बताइए। विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक कौन थे? यानी विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाले या जन्म देने वाले कौन थे? तो दोस्तों वह कौन थे? वह दोस्तों ज्योतिराव गोविंदराव फूले साहब थे। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? सांभर झील, डल झील, बूलर झील या चिल्का झील? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? सांभर झील, डल झील, बूलर झील या चिल्का झील? तो दोस्तों सांभर झील तो खारे पानी की झील है, आप सभी जानते हैं, यानी ए हो जाएगा। डल झील खारे पानी की झील नहीं है, बूलर झील भी नहीं, लेकिन चिल्का झील क्या है दोस्तों? एक खारे पानी की झील है। यानी ए और डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना और दोस्तों सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, उनकी समग्र संस्कृति की समृद्धता, विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। बताइए भारतीय नागरिकों का कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं पूछा है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों का कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। क्या दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अपनी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, यह भी आता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। परंतु सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की यदि बात की जाए तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 डॉट डॉट को संदर्भित करता है। न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण को, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को, राज्यपाल की नियुक्ति को या दोस्तों सीटों के आरक्षण को। बताइए भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 डॉट डॉट को संदर्भित करता है। तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 है, वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, यानी अलग करता है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। विशाल भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, विंध्य या दोस्तों पूर्वी घाट? बताइए। तो दोस्तों यह अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? कार्तिक महीने में, चैत्र, अश्विन महीने में या माघ महीने? बताइए। अभी दोस्तों आपने दिवाली मनाई है, बताइए किस महीने में आती है? दोस्तों कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? घनत्व के घटक के संबंध में कौन सा राज्य असंगत है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे? बताइए दोस्तों। गुरु विपिन सिंह, केलुचरण महापात्र, रुक्मणी देवी अरुंडेल या दोस्तों पंडित बिरजू महाराज? दोस्तों भरतनाट्यम के जो प्रतिपादक मानी जाती हैं वह रुक्मणी देवी अरुंडेल जी मानी जाती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, बकमिनस्टर फुलरीन, फास्फोरस या ग्रेफाइट? बताइए। जो दोस्तों फास्फोरस है यह दोस्तों कार्बन का अपर रूप नहीं है। क्या दोस्तों? कार्बन का अपर रूप नहीं, यानी कार्बन से इसका निर्माण किसी तरह से नहीं हुआ है, ये अलग तत्व ही है। क्या? फास्फोरस। ऑप्शन सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और डॉट डॉट के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी। अकबर, जहांगीर, हुमायूं और या फिर औरंगजेब? बताइए। जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? दोस्तों कन्नौज की लड़ाई जो हुई थी वह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? यानी किस दोस्तों
अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है दोस्तों? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इसका वर्णन 365, 367, 68 या 366 बताइए किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका वर्णन दोस्तों 368 अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है? स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? बताइए। तो दोस्तों घर्षण बल तभी लगाया जाता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में आती है। घर्षण बल क्या होता है दोस्तों? किसी भी वस्तु के विपरीत लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, आप ये जा रहे हैं, साथ में आपकी बाबू सोना भी है। बिना बाबू सोना के तो आप जाएंगे नहीं। मान लीजिए आप जा रहे हैं इधर को, दोस्तों आप चल ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों घर्षण बल लग रहा है। वह दोस्तों आपकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। क्या दोस्तों? आपकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तभी आप चल पा रहे हैं। यदि वह घर्षण बल नहीं होता तो आप चल भी नहीं पाते। इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित भू आकृति विभाजनों में से किसमें व्यापक जलोढ़ मृदा का भंडार है? किसमें दोस्तों व्यापक जलोढ़ मृदा का भंडार है? हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी भारतीय मैदान, द्वीपीय समूह या दोस्तों विशाल भारतीय मरुस्थल? बताइए किसमें है, बताइए। दोस्तों उत्तरी भारतीय मैदान में है। किसमें है? उत्तरी भारतीय मैदान में है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य है? इसकी खेती की विधि में पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से दलहन उत्पादन क्षेत्र थे। इसमें दोस्तों जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग शामिल था। इसमें दोस्तों अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग शामिल था। बताइए जो हरित क्रांति है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो संबंध था वह दोस्तों अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग शामिल करना था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेगस्थनीज को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? मेगस्थनीज को भेजा गया था सेल्यूकस द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 28, सत्य शोधक समाज, दूध सीकर सोसाइटी जिसको कहा जाता है, सत्य शोधक समाज का दूसरा नाम क्या है? दूध सीकर सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले या भीमराव रामजी अंबेडकर साहब जी? बताइए। तो दोस्तों जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना करने वाली कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फूले जी थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन थे? अमर सिम्हा, बाणभट्ट, हरिसेन या वर रुचि? बताइए। तो दोस्तों जो हर्षचरित पुस्तक है इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता बाणभट्ट थे। कौन थे दोस्तों? बाणभट्ट इसके रचयिता थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए। नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा पाया जाता है? सिरका में कौन सा पाया जाता है? और इमली में कौन सा पाया जाता है? बताइए दोस्तों। नींबू की बात की जाए तो दोस्तों नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में दोस्तों कौन सा पाया जाता है? बताइए। तो दूध में दोस्तों कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जहां भी लैक्ट की बात आती है वहां दूध होता है। वहीं सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पहले का दोस्तों दूसरा, दूसरे का सीरम, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यानी बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। पहले का दूसरा, दूसरे का सी। तो दोस्तों दूसरे का सी भी यहां नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला
दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों बताइएगा आज का आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। दोस्तों इतने दिन से क्लास नहीं हुई उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। फिर कभी बताएंगे क्या रीजन था। धन्यवाद दोस्तों।